भाई जूलॉजी से इतनी नफरत है क्या? कोई खुशी नहीं है जूलॉजी की क्लास की? हैं? बताओ। जूलॉजी आ रही है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज आ रहा है, कोई खुशी स्माइल है ही नहीं। भाई मेरे तो टाइम फिक्स है। ठीक है। देखो, लेट उसे कहते हैं जो कभी कभार होता है, मेरा टाइम फिक्स रहता है। ठीक है, मेरा टाइम फिक्स है एकदम एग्जैक्ट। जबकि अर्ली है आज, एक आध मिनट अर्ली होगा। ठीक है, मेरा टाइम एग्जैक्ट फिक्स रहता है। बट तुम्हें जूलॉजी की खुशी क्यों नहीं हुई, ये बताओ। बताओ यार, दिल टूट गया यार। ठीक है, इतनी शिद्दत से पढ़ाता हूँ। हम्म। बस चालू तो हो गया सेशन, चालू करो। हैं? सर आई एम हैप्पी। ऐसी बात नहीं है, इससे क्या होता है? वॉइस तो आ रही है बेटा, वॉइस परफेक्ट आ रही है। कसम से खुशी मिल रही है। अच्छा, चलो, तुम्हारी बातों में आ जाता हूँ। ठीक है, तुम्हारी बातों में आ जाता हूँ। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में भी मजा आएगा, ऐसी बात नहीं है। समझ में आया? चलो, तो आज बात करते हैं बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में सबसे कंसेप्चुअल और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इम्यूनिटी। तो पहले हम इम्यूनिटी टारगेट करेंगे। क्लियर? बिल्कुल। यस। इम्यूनिटी कराने के बाद में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, जिसमें डिसीज क्या होती है, ठीक है, यस, जिसके अंदर हम मतलब सारे बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन, समझ रहे हो ना? हाँ, ये सारे डिसीज पढ़ने वाले। स्टेप बाय स्टेप कोशिश करेंगे याद ही करा दूं उनको, है ना? और फिर उसके बाद हम उसमें प्रोटोजोन डिसीज पढ़ेंगे, जिसमें मलेरिया हम डिटेल में पढ़ेंगे। वायरल डिसीज के अंदर हम एड्स डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? बिल्कुल, हाँ। और लास्ट में हम ड्रग्स करने वाले हैं। यस। तरुण सर मेरी जगह मंडे को ले लेंगे। ठीक है, कोई इमरजेंसी थी, मतलब कोई नोन थे उनके, तो उनको हार्ट अटैक हुआ था। तो ठीक है, बता रहे थे कि ऐसे ऐसे थोड़ा नोन है, अचानक से हार्ट अटैक हुआ है तो वहाँ जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ले लेता हूँ। तो उन्होंने कहा एक्सचेंज कर लेते हैं, मंडे वाली मैं ले लूंगा। तो मैंने कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मंडे को आप ले लेना। ओके, मैं तो तैयार रहता हूँ कि भाई कोई कह दे बच्चों के पास आना है तो तुरंत फटाक से आ गया। और आज मैं एक पार्ट पूरा करा दूंगा जिससे कि वो कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है? अच्छा, संडे को भी क्लास लगा हुआ है उनका? ओके। जूलॉजी इजी, जूलॉजी इजी नहीं है बेटा, जूलॉजी इजी बनाई गई है। समझ में आया? एक जमाना था जब जूलॉजी सबसे टफ हुआ करती थी। ठीक है, और जूलॉजी क्वेश्चन भी बहुत घुमा घुमा के आते थे। समझ में आया? ये जूलॉजी इजी है, मतलब यही तो है भाई। बिलीव नहीं करोगे, पता है किस देवता की पूजा ज्यादा की जाती है? बताओ, जिससे इंसान को डर लगता है। समझ में आया? हाँ, शनिदेव। जब शनिदेव का दिन आता है, आज शनिदेव का दिन है, सोचो सैटरडे है, बिल्कुल सही, हाँ शनिदेव, और आज सैटरडे है। तो लोग डर डर के पूजा करते हैं क्योंकि वो जानते हैं, ठीक है, अगर तूने मक्का देखी तो समझ रहे हो ना? हाँ, तो समझ में आ गया। हाँ, तो सिंपल सी बात है, शनिदेव की पूजा ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि उनका उनसे डर लगता है। हाँ नहीं, वर्ड हार्ड है। चलो ठीक है, हो गया, काफी हो गया, अब स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, थोड़ा यार गुफ्तगू तुमसे हो जाती है तो अच्छा सा लगता है।
तो आज का टारगेट क्या है? इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, ठीक है। तो बेसिक, बिल्कुल बेसिक भाई, इम्यूनिटी क्या है हर बच्चा जान चुका है, ठीक है। इम्यूनिटी क्या है, बच्चा छोड़ो, हर इंसान जान चुका है इम्यूनिटी क्या है। क्यों? क्योंकि बीच में एक ऐसा दौर आया था, ठीक है, यस, एक ऐसा समय आया था जब लोग वास्तव में पहचाने कि इम्यूनिटी की पावर क्या होती है, एक्चुअल में इम्यूनिटी है क्या, ठीक है। मेरे भी बहुत सारे नोन, ठीक है, कोरोना के टाइम पर गए, ठीक है। आपके भी बहुत सारे नोन रिलेटिव, घर में काफी लोग ऐसी चीज स्थिति देखी होंगी आपने कोरोना के टाइम पे जो केस हुए, उन सब में इम्यूनिटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, यस। इंडिया तो छोड़ो, ठीक है, इंडिया से भी ज्यादा केस अदर कंट्री में हुआ जहां लोग स्ट्रेस में जिंदगी जी रहे थे। स्ट्रेस की वजह से मैंने बताया कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, और कॉर्टिसोल लेवल जब भी आपकी बॉडी में बढ़ेगा आपका इम्यून सिस्टम एकदम डाउन हो जाता है। यस, कॉर्टिसोल इम्यून सिस्टम का एंटागोनिस्टिक होता है, समझे? मम्मी पापा के अलावा आप सबका पूजा किया बेटा, तू सच में बहुत प्यारा बच्चा है, जो भी है, ठीक है, पूजा की जरूरत नहीं होती, बस देखो मम्मी पापा की एक्चुअल में पूजा होनी चाहिए। टीचर्स के लिए तो बस आप उनको फॉलो करो, ठीक है, उनका एक अच्छे से फॉलोअर बन जाओ कि सर आपने बोल दिया ये करके दूंगा मैं, इतना मैं करके दूंगा, ठीक है, तो अपने टारगेट पर पहुंच जाओगे, बस वही एक सबसे मेन चीज होती है, ठीक है। चलो, हाँ, जूलॉजी कंसेप्चुअल होती है, बॉटनी का पेपर उठा के देखना, ठीक है, जिसमें जेनेटिक्स अच्छी आती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अच्छी आती है, आप समझ रहे हो, हाँ, ठीक ठाक बढ़िया से आती है, पर एनसीईआरटी से मिल जाती है, ओके। बाद बाकी का पेपर बहुत टिपिकल नहीं होता, एनसीईआरटी बेस्ड होता है टोटली। जूलॉजी में 5-6 क्वेश्चन, समझ रहे हो ना, टीचर के भी परखच्चे उड़ा देते हैं, उठा के देखो पुराने पेपर्स, मेरी बात मत मानो, पुराने पेपर्स उठा के देखो, समझे? डीपीपी बेटा, कल मेरी एग्जैक्ट बात हुई है, ठीक है, उन्होंने क्या कहा मैं बता देता हूं। जब तुम अपने कोर्स में जाओगे ना, तो उसमें एक दो चीजें आती हैं, ठीक है, एक तो आता है इसके अंदर असाइनमेंट। तो अभी सारी डीपीपी आपकी असाइनमेंट में पड़ी हुई हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में भी है, क्वेश्चंस की फॉर्मेट में भी है, ठीक है। कल मेरी बात हुई, ठीक है, डिटेल उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दिया कि यार देखो सर सर डीपीपी यहाँ पर है। तो मैंने पहले डीपीपी तो हम लोग लिंक की फॉर्म में दे रहे थे, ठीक है, तो असाइनमेंट की फॉर्म में क्यों है, ठीक है। तो जहां में अटैचमेंट था वहां उन डीपीपी को पहुंचा दो, तो वो जहां तक है 1-2 दिन के अंदर धीरे धीरे उन डीपीपी को वहां भी पहुंचा देंगे, पर ऑलरेडी पूरी डीपीपी आपकी असाइनमेंट वाले सेक्शन में ऑलरेडी वहां पर पीडीएफ और क्वेश्चंस की फॉर्म में ऑलरेडी इन बिल्ड है, ठीक है। तो अब मैंने बोल दिया तो वहां पर भी आ जाएंगी तेजस सिद्धि के साथ, क्लियर है बिल्कुल। चलो, ठीक है, जब तुमने बोला तो मैं खुद शॉक था यार, ठीक है, डीपीपी कहाँ है, ठीक है, तब उन्होंने बताया मुझे कि ऐसे लगी हुई है, ठीक है। चलो, वापस आ रहा हूं। तो ये समझ में आ गया कि उस दौर के अंदर इम्यूनिटी का रोल क्या था। जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक थी, तो वो उस दौर को, समझ रहे हो, नहीं सहन कर पाए, ठीक है। बॉडी में इतनी ज्यादा चेंजेस हुए, ठीक है, वायरस का इन्फेक्शन हुआ इस तरीके से कि, मतलब समझ रहे हो ना, हाँ। तो बहुत झेला लोगों ने उस चीज को, ठीक है। तो ये समझ में आ गया लोगों को कि इम्यूनिटी का रोल क्या होता है। तभी मैं कहता हूँ स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना बहुत जरूरी है। आपकी डाइट के अंदर नेचुरल फूड का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, जो आपके प्रोटेक्टिंग शील्ड को बनाता है, जो हर चीज से फाइट करने में आपको हेल्प करता है, उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। इट इज अ प्रोटेक्टिंग शील्ड, ठीक है, जो दो तरीके से बनती है। एक तो बाई बर्थ नेचर ने हमें दी है, ठीक है, यस, एक ऐसी प्रोटेक्टिंग शील्ड जन्म लेते ही हम उसको पैदा होते हैं तो उसको लेकर के पैदा होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो वो तो है एक तरीके से इनेट, जो नेचर ने दी है। और एक हम धीरे धीरे, जब बच्चा पैदा होता है तो पहला टीका मतलब वैक्सीन लगता है, बीसीजी, यस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बीसीजी लगता है। फिर आपको पोलियो की ड्रॉप लाई जाती है, ठीक है, फिर धीरे 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 बहुत सारे टीके लगने चालू हो जाते हैं, मतलब वैक्सीनेशन चालू हो जाता है। इट इज अ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो हम दो तरीके की इम्यूनिटी, ठीक है, हमारे पास है। एक तो इन्नेट इम्यूनिटी जो बाई बर्थ हमें मिली हुई है, एक एक्वायर्ड जो हम जन्म लेने के बाद एक्वायर करते हैं वैक्सीनेशन की फॉर्म में, या कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उस इन्फेक्शन से इम्यूनिटी जनरेट होती है। देखा होगा कोरोना के टाइम पे जिन लोगों को इन्फेक्शन हो गया था बट बॉडी में ज्यादा चेंजेस नहीं आए, वो नॉर्मल हो गए बाद में, तो उनके बॉडी का सीरम निकाला गया और उन लोगों को चढ़ाया गया, ठीक है, जिनमें इन्फेक्शन था। क्यों? क्योंकि उनके सीरम के अंदर वो एंटीबॉडी बन गए थे, ठीक है,
बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर, और उनको पैसिव पैसिव ठीक है ट्रीटमेंट की फॉर्म में इन्फेक्टिव एजेंट को लगाया जा रहा था, जिससे कहीं ना कहीं बहुत हेल्प मिली। ठीक है, यानी इम्यूनिटी को जनरेट करने के लिए बॉडी का एनकाउंटर करना जरूरी है उन पैथोजन से। क्लियर? बिल्कुल, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। एनकाउंटर मैंने बताया बेटा इन्फेक्शन के थ्रू भी हो सकता है और वैक्सीनेशन के थ्रू भी हो सकता है, जो डिटेल्ड में बात करने वाला हूं। ठीक है, तो इम्यूनिटी आपका प्रोटेक्टिंग शील्ड है जो आपको डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन, पैथोजन, समझ रहे हो, इन सब से प्रोटेक्ट करता है। तो समझ में आ गया होगा। इट इज अ सुपर, तभी कहते हैं एक च्यवनप्राश की चम्मच पर डे खानी चाहिए दूध के साथ, और एक एप्पल पर डे खाना चाहिए। ये आपकी प्रोटेक्टिंग शील्ड को डेवलप करता है। क्लियर है? बिल्कुल। तो इतना अगर रहेगा तो आपकी प्रोटेक्टिंग शील्ड डेवलप रहेगी, और प्रोटेक्टिंग शील्ड अगर डेवलप रहेगी तो किसी भी टाइप का इन्फेक्शन, ठीक है, आप उससे प्रोटेक्टेड रहोगे। इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम। समझे? तो इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा, जो एक एक्वायर्ड है और एक एक इन्नेट है। क्या है ये इन्नेट और एक्वायर्ड? पूरा मैं बाहुबली जो मूवी देखी होगी आपने, ठीक है, सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट में भल्लाल देव और काले के हुआ था, याद हो? ठीक है, हाँ, याद आ गया होगा। हाँ, उसमें बाहुबली भी इन्वॉल्व था। तो जो एक प्रोटेक्टिंग शील्ड बनाई थी ना उन्होंने, मैं उसी की बात करने वाला हूं जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट, होस्ट की टोटल ओवरऑल एबिलिटी, इट इज द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिसीज कॉजिंग एजेंट। ठीक है, एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कंफर्म बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इसी को आप इम्यूनिटी कहते हो। मतलब होस्ट की ओवरऑल, मतलब ओवरऑल एबिलिटी जो पैथोजन से फाइट करने के लिए कैपेबल होती है, समझ रहे हो, उसी एबिलिटी को हम इम्यूनिटी कहते हैं, जो दो टाइप की हो सकती है, इन्नेट और एक्वाइड। इसको मैं डिटेल में बताने वाला हूं, एक्चुअल में इन्नेट क्या होती है और एक्वाइड क्या होती है, समझे? हाँ, बाहुबली भल्लाल देव, ठीक है, समझे? च्यवनप्राश कोई भी खा लो, ठीक है, एक चम्मच च्यवनप्राश खाना होता है, डब्बा नहीं खाना होता। ठीक है, एक चम्मच के अंदर अगर 50% शुगर भी है तो इतनी शुगर तो तू वैसे ही खा जाता है, पर कुछ मात्रा में, ठीक है, आंवला तो पहुंचेगा। मैं तो आंवला की बात कर रहा हूं। ठीक है, आंवला जो होता है बेटा इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है। ठीक है, च्यवनप्राश सिंपल होता है, आप खा सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूं मैं, समझे? ये ठंडी का टाइम होता है अच्छी चीजें खाने का, क्योंकि बॉडी का बीएमआर, समझ रहे, बॉडी को अपने को गर्म करने के लिए बीएमआर बढ़ाना पड़ता है। तो इस समय बॉडी की मशीनें तेजी से चल रही हैं, तुम जो डालोगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है ठंडी के जो 3-4 महीने होते हैं ना, डट के खाओ। ठीक है, और अपने इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करो, पर एक्सरसाइज भी थोड़ी सी करो, मतलब खाना खाने के बाद 10-15 मिनट टहलो भी, समझे? आ जाओ। हाँ, ग्लोए भी अच्छी बात है, वापस आओ। तो अब मैं बात करूंगा टोटल ओवरऑल इम्यूनिटी की। यस, मैं अपना रूटीन बताऊं। सुबह उठते ही, ठीक है, मैं 4-5 ग्लास पानी पीता हूं, पर पहला ग्लास जो पानी होता है ना, वो गुनगुना वाटर होता है, उसमें 8 या 9 नीम के पत्ते होते हैं और 5-6 तुलसी के पत्ते होते हैं। ठीक है, इनको मिक्स करके गोला बनता है, उसको चबा करके पहला गुनगुना ग्लास पानी पिया जाता है, फिर मैं नॉर्मल वाटर इनटेक कर लेता हूं। यस, ठीक है, इतना करने के बाद, ठीक है, फिर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करता हूँ, तब तक मोशन आ मतलब तैयार हो जाता है तैयार। ठीक है, उससे पहले मैं एक फ्राई पैन पे एक ग्रीन टी बनाता हूँ जबरदस्त वाली, उसमें 8-10 चीजें पड़ती हैं। ठीक है, अल्टीमेट, ठीक है, बहुत टेस्टी, लेमन टी भी कह सकते हैं, दूध नहीं पड़ता उसमें, नॉर्मल वाली टी नहीं पड़ती, ग्रीन टी आती है। ठीक है, वो डलती है, प्लस मैं मतलब गिलोय, ठीक है, उसमें सौंफ, उसमें थोड़ी सी मुलेठी, ठीक है, उसके अंदर हल्दी जो हरी वाली आती है, ठीक है, वो, ठीक है, उसमें अदरक जिंजर भी पड़ती है। ठीक है, तो उस तरीके का एक बहुत बेहतरीन, मतलब लास्ट में बन जाने के बाद गुड़ पड़ता है उसको, गुड़, ठीक है, चीनी नहीं डलती, गुड़। ठीक है, फिर उसको छान लिया जाता है। ठीक है, तुलसी उलसी भी डाली जाती है उसके अंदर खूब अच्छे से। ठीक है, खूब, इसलिए मैंने अपनी जो बगीचा है उसमें प्रायोरिटी दी है तुलसी को, सारे टाइप की तुलसी मेरे यहाँ लगी हुई है, सारे टाइप की, रामा, श्यामा,
ठीक है, एक और होती हैं, ठीक है, बड़े पिंक कलर के उसके लीव्स आते हैं, ठीक है, मतलब पर्पल कलर के लीव्स आते हैं। तो वो मतलब खूब अच्छे से मैंने ग्रो कर रखा है उसको अच्छे से, ठीक है। तो वो डालते हैं, और फिर जब छान करके उसमें लेमन के, ठीक है, कुछ ड्रॉप्स डालते हैं ना, तो सुपर एरोमा आता है, ठीक है। फिर यहाँ से दिन की शुरुआत होती है जबरदस्त वाली, ठीक है। फिर जो टारगेट तुम्हें दे रखा है, तो एक टारगेट मैंने भी तो ले रखा है, तो वो टारगेट पूरा करना जाता हूँ, ठीक है। टारगेट करने के आने के बाद तो एक बढ़िया सा, ठीक है, ब्रेकफास्ट ये चल रहा है, ये मेरा एग्जैक्ट रूटीन बता रहा हूँ तो मैं, क्योंकि लीवर जब से गड़बड़ हुआ है तो मैंने अपनी लाइफस्टाइल बहुत चेंज की है, और मैं मतलब काफी कर रहा हूँ लाइफस्टाइल के ऊपर, क्योंकि ये समझ में आ गया कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा अपनी बॉडी का, क्योंकि बॉडी एक मशीन है, मशीन का ध्यान नहीं रखोगे तो चीजें खराब हो जाएंगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। और आपको भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको बहुत तगड़ी फाइट फाइट करनी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उसके बाद, ठीक है, हाँ बिल्कुल, आने के बाद तब मैं कुछ फ्रूट्स ले लेता हूँ, ठीक है। और साथ में अगर मुझे कुछ दलिया मिल गया या कुछ ऐसी चीज मिल गई, ठीक है, हाँ कॉम्बिनेशन में, तो वो ले लेता हूँ। बढ़िया ब्रेकफास्ट हो जाता है, उसमें सलाद भी काट लेता हूँ, जैसे मूली चल रही है आज की डेट में, गाजर चल रही है, ठीक है, खीरा चल रहा है, जो जो मौसम में मिल जाए, तो अभी वो मिल रहा है, बट बढ़िया तरीके से काट लो, पेट भर लो अपना बढ़िया तरीके से, ठीक है। फिर तुम्हारी क्लास होती है, क्लास के बाद खाना खाता हूँ, ठीक है। यस, क्लास के बाद 3 बजे खाना खाऊंगा। खाना एक टाइम खाता हूँ, 2 टाइम खाना नहीं खाता, पर एक टाइम बढ़िया से खाना खा लेता हूँ, ठीक है। और फिर थोड़ा टहल टहल करके, ठीक है, शाम को रात में वैसे अब स्टार्ट कर दिया, थोड़ा दूध भी, कैल्शियम भी चाहिए थोड़ा सा, हाँ, एक ग्लास बढ़िया से गरम गरम गाय का दूध ले लेता हूँ, ठीक है, हल्दी डाल करके। तो ये रूटीन है थोड़ा सा, ठीक है। और आपको भी एक ऐसा रूटीन फॉलो करना होगा, अगर इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो। समझ में आया ना? हाँ, इसको स्ट्रॉन्ग करना है तो इसको बोलते हैं इम्यूनिटी। लोग कहते हैं ज्यादा खाने से ताकत आती है, नो, ठीक है। अगर आपको इंटरनल एनर्जी चाहिए, ऑर्गन को दुरुस्त रखना है, तो लिमिटेड खाओ, लिमिटेड खाओ, ठीक है। यस, पर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, आप कितना भी खाओ और एक्सरसाइज नहीं करोगे तो सब बेकार हो जाएगा। समझ में आया? आई या नहीं आई? जो रूटीन मैं बता रहा हूं ये कर लो, बाहर की चीजें खाना छोड़ दो, एकदम एकदम बाहर की चीजें खाना छोड़ दो, ठीक है। लिक्विड डाइट ज्यादा से ज्यादा लो, लिवर सबका तंदुरुस्त हो जाएगा। बाहर की चीजें बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो भाई, सच कह रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल छोड़ दी है मैंने। और नेचुरल चीजों पर ज्यादा फोकस करो, ठीक है। बिल्कुल जितना लिक्विड लिक्विड जितना नेचुरल ले सकते हो लिक्विड फॉर्म में, तो लीवर पर सीधा जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है। चलो अब आ जाओ। तो इसको स्ट्रॉन्ग करने का तरीका मैंने बता दिया कि भाई इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे, इसको मतलब है इम्यूनिटी, जो आज टॉपिक है हमारा। अब इम्यूनिटी मैंने बताया 2 टाइप की होगी, एक एक्वाइड, अब समझना, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, इन्नेट जो बाई बर्थ, भाई गॉड गिफ्ट है में जो मिल रही है, एक एक्वाइड, हम इस दुनिया में आने के बाद एक्वायर करते हैं, आप समझ रहे हो? इस दुनिया में आने के बाद जिसको हम एक्वायर करते हैं, नोट कर लो, नोट करो फटाफट। इन्नेट इम्यूनिटी, आज एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दूंगा इन्नेट वाला, ठीक है। एक्वाइड वाला, इन्नेट में सब कुछ आ जाएगा, एक्वाइड नेक्स्ट क्लास में आएगा, उसमें पूरा सिस्टम आ जाएगा। एक्वाइड इम्यूनिटी, एक्वाइड का बेसिक तो मैं करा दूंगा आज, ठीक है। एक्वाइर्ड इम्यूनिटी, अगर इन्नेट इम्यूनिटी की बात करता हूं तो इन्नेट क्या होती है? बाय बर्थ, जन्म से आपको मिली हुई है। अगर मैं एक्वायर्ड की बात करता हूं तो एक्वायर आफ्टर बर्थ, एक्वायर आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद जो आप एक्वायर करते हो वो एक्वायर्ड है, ठीक है। अगर मैं इन्नेट की बात करूं, समझना मेरी बात, अगर मैं इन्नेट की बात करूं, ठीक है, तो इन्नेट समझ में आ गया भाई, ये जन्म से मिली हुई है, ये जन्म के बाद आप एक्वायर करते हो। इसलिए जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है बेटा नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी सबके लिए कॉमन होती है, जैसे स्किन है, भाई गधा आएगा घोड़ा आएगा सबके लिए कॉमन है, प्रोटेक्टिंग शील्ड है, ठीक है। तो ये
कह सकते हो नॉन स्पेसिफिक होती है। एक टर्म यूज कर सकते हो इननेट के लिए, इननेट कैसी होगी, नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक। और एक्वायर्ड कैसी होगी, स्पेसिफिक। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक और एक एक्वायर्ड कैसी होगी, स्पेसिफिक। समझे? बेटा आंवला को हम लोगों ने अमृत फूड पे रखा गया है। यस, 5 फ्रूट्स ऐसे होते हैं या 5 ऐसी चीजें हैं जो अमृत हैं। अमृत समझते हो ना? हाँ ठीक है, तो आंवला उसमें टॉप मोस्ट पर आता है, तो हल्के मत ले लेना आंवले को। हाँ, आंवले का सीजन चल रहा है। इस रूटीन को फॉलो कर लो ना, तो तुम देखना मतलब जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे, जबरदस्त। ठीक है, सुबह नीम खाना जरूर स्टार्ट करो, 4-5 पत्ती नीम की अगर मिल जाए तो पानी के संग खा लिया करो। ठीक है, मतलब अल्टीमेट है। अब मेरे पास तो इतना पास में इतना है नहीं, ठीक है, तो मैं एक झरोका लाके फ्रिज में रख देता हूँ। सुबह उठता हूँ, 10 पत्तियां तोड़ी, उसकी पानी में डिप कर दी, एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर तुलसी के संग लेके खा लिया है मैंने। ठीक है, हाँ, तो एक साथ भाई रोज तोड़ के कौन लाएगा, तो एक बार रख दिया उसको, तो ये तरीका भी अच्छा है। ठीक है, उबाल के नहीं पी पाओगे, जो बोल रहा हूँ वैसे करो। ठीक है, इधर आ जाओ। तो स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक समझ में आया, हाँ या ना? स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। चलो, अब हम बात करेंगे, सबसे पहले इननेट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक्वायर्ड को बाद में करूंगा। समझना, जैसे मानो जो बाहुबली मूवी के अंदर दिखाया है ना कि वो एक जैसे भल्लाल देव, ठीक है, और जो बाहुबली, ठीक है, का जो किला था, और बाहर कालिके था, जब अटैक करता है तो किले की सुरक्षा की गई थी। यहाँ किला क्या है, हमारी बॉडी। तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। ठीक है, एक थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी होता है, जो तब काम करता है जब कोई अंदर आ जाए और तबाही मचाने की कोशिश करे, तो हर किसी को मारने के लिए स्पेसिफिक टाइप का हथियार है। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, वो बाद में काम करती है। तो सबसे पहले मैं इननेट की बात कर रहा हूं, तो इननेट में हमने दो स्पेशली डिवाइड कर रहा हूं, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। और जबकि एक्वायर्ड में आएगा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। समझना, यहां आएगा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। भाई जो दुश्मन है वो फर्स्ट लाइन को भी तोड़ दिया, ठीक है, अंदर आ गया। अब आएगा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। भाई सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी तोड़ दिया, ठीक है। अब आ जाओ, अब बारी आएगी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। सर ये क्या है लाइन ऑफ डिफेंस? लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब है आपकी बॉडी के प्रोटेक्टिंग शील्ड, ठीक है, बैरियर, जिनको तोड़ करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मानसी द्विवेदी बोल रही हैं, ठीक है, सर पता ही नहीं था आपकी क्लास थी इसलिए लेट हो गई, पर तू आई। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हारा, ठीक है, क्लास में आना। ये लाइव क्लास होती है ना, थोड़ा सा टीचर को भी लगता है, एनर्जी फील होती है। ठीक है, रिकॉर्डेड तो खैर तुम सब देख ही लेते हो। ठीक है, कई चीजें ऐसी होती है जो लाइव में इंटरेक्ट कर लेते हैं तुम्हारे कमेंट के बेस पर, तो थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, चलो, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ये क्या है बेटा? बैरियर है, ठीक है, जो समझो एक तरीके से हमारी प्रोटेक्टिंग शील्ड है। ठीक है,
जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्वेश्चन आता है, ये बाहर का डिफेंस है, इंटरनल डिफेंस है, ये एक्सटर्नल डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस टोटली एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, अगर वो पैथोजन या दुश्मन अंदर आ गया तब इंटरनल होगा, पर नॉन स्पेसिफिक है। हाँ ये स्पेसिफिक है, अंदर है, इंटरनल है, पर स्पेसिफिक है। ये इंटरनल है और स्पेसिफिक भी है, इंटरनल है और स्पेसिफिक है, ठीक है। एक्सटर्नल है, इंटरनल है, इंटरनल है, ये दोनों ही नॉन स्पेसिफिक है, वो स्पेसिफिक है। यानी सारे टाइप के पैथोजन को सेम तरीके से, ठीक है, आपको बचाएंगे। वो स्पेसिफिक है, यानी अगर समझना मेरी बात, कोरोना एंटर कर रहा है तो कोरोना के लिए अलग मारने का तरीका होगा, ठीक है। हेपेटाइटिस एंटर कर रहा है तो उसके लिए अलग तरीका होगा, समझ गए ना मेरी बात। टाइफाइड एंटर कर रहा है तो उसके लिए अलग तरीका होगा, इन्फ्लुएंजा एंटर कर रहा है तो उसके लिए अलग तरीका होगा। हर पैथोजन के लिए स्पेसिफिक तरीका है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करूंगा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, समझ रहे हो जो कैसी है, एक्सटर्नल है, ठीक है। इसमें दो बैरियर आएंगे, एक फिजिकल बैरियर और एक फिजियोलॉजिकल बैरियर, समझाता हूं इसको मैं। यहां हम बात करेंगे बैरियर, बैरियर का मतलब है जो पैथोजन में एंटर करता है बैरियर को तो क्रॉस करेगा। तो उसमें पहला बैरियर बताऊंगा मैं, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर। दूसरा बैरियर की बात करूंगा मैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर। भाई क्या होता है सर, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, और एक्सटर्नल भी होते हैं दोनों के दोनों। समझो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये आप हो, मान लो ये आप हो, यानी आपका किला है, इसमें ये आपके लंग्स हैं, मान लो ये आपके लंग्स हैं, मान लो ये आपकी ईसोफेगस है, स्टमक हो गया, ये इंटेस्टाइन है। स्टमक में आप जानते हो क्या भरा होता है, HCl। HCl कोई भी आएगा तो पहले वो HCl के गोते लगा करके आगे बढ़ेगा, ठीक है। यहां आप जानते हो आपके लंग्स हैं, ये आपके लंग्स हैं, ठीक है। समझना, समझने की कोशिश जरूर करना, ठीक है। ये आपकी बॉडी है पूरी, ये आपकी बॉडी है, ये बॉडी है, ये बॉडी का सिस्टम है सारा का सारा। ये आपकी बॉडी है, ये आपकी आंखें हैं, ये आपके बाल हैं, ये आपके कान हैं, समझना मेरी बात। अब सबसे पहले बात करूं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर कोई दुष्ट पैथोजन मेरी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेगा, ये पैथोजन है, ये पैथोजन है। अब इनके लिए सबसे पहले रुकावट क्या है, इस बॉडी के अंदर एंटर करना है, टारगेट क्या है, बॉडी में एंटर करना है। तो सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को तोड़ना है। किसको तोड़ना है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो एक्सटर्नल होता है, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं। तो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर में आएगा क्या, समझने की कोशिश करना। भाई ये पैथोजन सीधा पहले कोशिश करेगा स्किन को तोड़ने की, अंदर घुसने की कोशिश करेगा, पर स्किन डेड लेयर होती है तो नहीं टूटेगी आसानी से, स्किन नहीं टूटेगी आसानी से। तो कैसा बैरियर हो गया, फिजिकल बैरियर हो गया, भाई आसानी से एंटर नहीं कर सकता। स्किन पर कट लगेगा, स्किन में ब्लीडिंग होगी, तब जाकर के एंटर कर सकता है, डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकता, डेड लेयर होती है। समझ में आया। तो एक ये इसका फिजिकल बैरियर है, ठीक है।
इसके अलावा कहां से एंटर करेगा, ये कहां से एंटर कर सकता है, ये माउथ के थ्रू भी कर सकता है, ईसोफेगस के थ्रू, ये लंग्स यानी नोज के थ्रू भी कर सकता है, यानी लंग्स के थ्रू भी कर सकता है, समझ में आ गया होगा, लंग्स के थ्रू भी कर सकता है, लंग्स के थ्रू भी यहां से एंटर कर सकता है। तो ये भी तरीका है। डायरेक्ट आई, भाई आईज भी तो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में होती है, यहां से भी एंटर कर सकता है, समझ रहे ना मेरी बात। हाँ ये हो सकता है ईयर के थ्रू भी एंटर करने की कोशिश करे, यहां से भी एंटर करने, ये एक्चुअल में बॉडी में एंटर करने के द्वार है, रास्ते, समझ में आ गया। हाँ इन रूट को यूज कर सकता है, सेक्सुअल रूट भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये वो रूट है जहां से पैथोजन की बॉडी में एंटर होगी, जिसमें ये स्किन हो गई, ठीक है, यहां स्किन बचाएगी, ठीक है। अगर मैं ईसोफेगस और स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करता हूं, तो यहां पर प्रोटेक्शन किससे होने वाला है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होता है, म्यूकस एपिथेलियम, म्यूकस एपिथेलियम, म्यूकस एपिथेलियम। भाई म्यूकस की एपिथेलियम जो होती है आप जानते हो, ठीक है, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में होती है, आपकी गट में भी होती है, आपकी यहां पर भी गट में भी होती है, ठीक है। ये आपको, क्योंकि म्यूकस एंटी बैक्टीरियल होता है, ये भी बचाने का काम करती है। स्टमक में क्या है, HCl, HCl। आपने चाउमीन खाई, उसमें बहुत गंदगी है, या पिज्जा बर्गर खाया बाहर का, तो वो सारे पैथोजन HCl में गोते लगाएंगे, बच गए तो इन्फेक्शन कर पाएंगे, तो यहीं मारे जाएंगे, क्लियर है बिल्कुल। आंखों में आप जानते हो टीयर्स होते हैं, ठीक है। भाई स्किन पर क्या होता है, स्किन पर तो स्किन होती है, स्वेटिंग भी तो होती है यहां पर, स्वेटिंग भी तो होती है, पसीने के अंदर भी लाइसोजाइम होता है, आप जानते हो। हाँ बेटा पसीने में भी लाइसोजाइम होता है, ठीक है। माउथ के अंदर एंटर करेगा तो माउथ में क्या होगा, सलाइवा, माउथ में क्या होगा, सलाइवा, सलाइवा भी एंटीबैक्टीरियल होता है, ठीक है। चबाओगे तो यहां मारा जाएगा, फ्री बच गया तो यहां मारा जाएगा, समझ रहे हो। हाँ फ्री बच गया तो यहां मारा जाएगा। आंखों में टीयर्स होते हैं, कानों में वैक्स होता है, ये सब रूट हैं जहां से पैथोजन एंटर करेगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बात कर रहा हूं मैं, मतलब भाई ये पहला, भाई पैथोजन जब बॉडी में एंटर करेगा तो पहला इंटरेक्शन उसका इन सब से होने वाला है, ठीक है, इन सब से एंटर होने वाला है। तो सबसे पहले ये सब क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट इधर लिख दे रहा हूं मैं, जो ग्रीन कलर से लिखा है मैंने, ये सब क्या है, सब ग्रीन कलर से लिखे, इट इज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। जिसमें स्वेटिंग, जिसके अंदर स्किन, समझ रहे हो, इसमें सब कुछ आ गया, स्किन आ गई, स्वेटिंग आ गई, ये सब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। पैथोजन कहां से एंटर कर सकता है, जहां से भी पैथोजन एंटर करेगा वहां ऑलरेडी ये सब चीजें हैं जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है। इसमें दो बैरियर है, एक फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर का मतलब है लेयर्स, जैसे म्यूकस एपिथेलियम हो गया, स्किन हो गई, ये लेयर्स हैं फिजिकल बैरियर। एक फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल का मतलब है फिजिकल बैरियर के सीक्रेशन, जैसे टीयर्स, जैसे सलाइवा, जैसे म्यूकस, जैसे HCl, ये फिजिकल बैरियर के सीक्रेशन है, तो इनको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, समझे। हाँ HCl, भाई खाना खाओगे तो पहले यहाँ HCl अंदर का मतलब है, भाई खाना डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है ना अभी इसके पैथोजन के, अंदर का मतलब है ब्लड में एंटर कर गया, उसको इंटरनल बोलते हैं, ब्लड के अंदर इंटरनल है, ठीक है। ब्लड के जब तक कांटेक्ट में नहीं है तब तक उसको एक्सटर्नल बोलोगे, ब्लड के अंदर इंटरनल होता है। समझे, भाई डिप्रेशन और एंग्री तो होगा ही ना, इतने सारे पैथोजन एंटर करेंगे हर रूट से, तो डिप्रेशन भी होगा और एंग्री भी होगा और डरा हुआ भी होगा, समझ रहे हो, कुछ छोड़ ही नहीं रहे हो, उसके कान भी नहीं छोड़ रहे हो, आंखें भी नहीं छोड़ रहे हो, नोज भी नहीं छोड़ रहे हो, माउथ भी नहीं छोड़ रहे हो, उसका यूसोफेगस भी नहीं छोड़ रहे हो, उसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक भी नहीं छोड़ रहे हो, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो कहीं कुछ छोड़ा ही नहीं तुमने, स्किन नहीं छोड़ी है उसकी, और यहां से भी एंटर कर सकता है भाई, ठीक है, यस यहां से भी एंटर कर सकता है, तो यहां भी म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है, तो प्रोटेक्शन का काम करती है। यूरिनरी ट्रैक में एसिडिक मीडियम होता है। तो ये सब क्या है बेटा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, समझ में आ गया, जब तक ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आ रहा तब तक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है।
कितने बैरियर आ गए? टू, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो सबसे पहले बात करूंगा फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर में क्या क्या आएगा, समझ में तो आ गया। फिजिकल बैरियर में दो लेयर्स आएंगी। कौन कौन सी लेयर्स आती हैं फिजिकल बैरियर में? एक तो स्किन आ जाएगी, और एक एपिथेलियम ऑफ म्यूकस। ये आ गया फिजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करूंगा मैं। हाँ बेटा, हाँ, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या क्या जाएंगे? सीक्रेशन। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करते हैं। HCl इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, ठीक है, म्यूकस इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, टीयर्स इन आईज, एटसेट्रा। ये सब क्या आ गए? फिजिकल बैरियर। ये इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल? ये सब एक्सटर्नल हैं। जब तक ब्लड के कांटेक्ट में कोई चीज नहीं आ रही तब तक सब कुछ एक्सटर्नल है। अब बताओ, समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? यहां तक कोई डाउट? बहुत बढ़िया। बॉडी के जितने भी सीक्रेशन होंगे, सीक्रेशन, ऑल सीक्रेशन आर फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। और लेयर्स जो होंगी, स्किन है, एपिथेलियम ऑफ म्यूकस है, ठीक है, ये सारे के सारे फिजिकल बैरियर हैं। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गया। अब बात करूंगा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड इसमें आ सकता है या अलग से कराऊं? इसको नोट कर लो पहले तुम, देखते हैं फिर थोड़ा सा कुछ कुछ होगा। कोई नहीं, नोट करो उसको। थर्ड लाइन में अलग से कराऊंगा। सेकंड लाइन के अंदर बस मैं लिख एक हिंट देता हूं, इसको अलग स्लाइड पे ही कराना पड़ेगा। इंटरनल है। इंटरनल का मतलब है जब ब्लड में एंट्री कर जाएगा तब, ठीक है, तब कौन कौन से बैरियर होंगे इंटरनल, ठीक है, हम उसकी बात करने वाले हैं। तो यहाँ 4 बैरियर बताऊंगा। एनसीईआरटी ने तो सिर्फ 2 ही बैरियर दिए, पर मैं 2 और एक्स्ट्रा कर दूंगा, 4 बैरियर बता दूंगा इसके अंदर। ये आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं चारों बैरियर को। सबसे पहले मैं कराऊंगा सेलुलर बैरियर। इंटरनल का मतलब है ब्लड, फिर सेलुलर बैरियर की बात हम बात करेंगे। सेलुलर हो गया, साइटोकाइन हो गया, फीवर हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। इन्फ्लामेशन, फीवर, फीवर भी एक प्रोटेक्टिंग बैरियर है बिल्कुल, ठीक है, और साइटोकाइन बैरियर। चार बैरियर डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो इतना समझ में आया, ये मैं आगे कराऊंगा इसको, तो मतलब अगली क्लास में ही स्टार्ट करा पाऊंगा। आज इन 4 बैरियर में टाइम लग जाएगा पूरा, ये अगली क्लास में आएगा प्रॉपर तरीके से। तो अभी यहां तक बताओ, समझ में आया? तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इंटरनल है। इंटरनल मतलब ब्लड इसमें इंक्लूड हो गया। ब्लड में सेलुलर बैरियर होते हैं, ब्लड में ही इन्फ्लामेशन होता है, ब्लड में ही फीवर आता है ब्लड की वजह से,
और ब्लड में ही साइटोकाइंस बैरियर होते हैं, ठीक है, जिसको इंटरल्यूकिन इंटरफिरोन बोलते हैं। तो एनसीईआरटी ने इंटरफेरोन की बात की है, ठीक है। तो एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेलुलर बैरियर। और सेलुलर बैरियर की अगर बात करते हैं तो उसमें सेल्स आती हैं। ओके, नंबर 1, सेलुलर बैरियर। अब सेलुलर बैरियर में सेल्स आएंगे। अब सेल्स दो टाइप के हो सकते हैं, फैगोसिटिक और नॉन फैगोसिटिक। बैरियर के सेल्स लिख देते हैं कि सेलुलर बैरियर है ना। फैगोसिटिक सेल्स और नॉन फैगोसिटिक सेल्स। अगर फैगोसिटिक सेल्स की बात करूं, ये आप जानते हो, फैगोसिटिक सेल्स दो टाइप की होती हैं, ठीक है। कुछ ब्लड के अंदर होती हैं, कुछ कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी होती हैं। याद हो तो मैं ब्लड में और कनेक्टिव टिश्यू में कराया था। क्या लिख रहे हो? बहुत बढ़िया, ठीक है। एम्स 2026 की एक सीट तेरे लिए है। बिल्कुल। टेलीग्राम पर लाइव मैं मिलूंगा आपको वेटनसडे, थर्सडे में से कोई एक दिन अनाउंस करके आऊंगा, ठीक है। हाँ, टेलीग्राम पर लाइव वेटनसडे थर्सडे में से किसी एक दिन आऊंगा मैं, ठीक है। यस। अब फैगोसिटिक सेल्स दो टाइप की हो सकती हैं, समझना। भाई ब्लड में भी हो सकती हैं और टिश्यू में भी हो सकती हैं। कनेक्टिव टिश्यू में भी हो सकती हैं। टिश्यू का मतलब कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। हाँ, और अगर हम बात करते हैं ब्लड में कौन कौन सी फैगोसिटिक सेल्स होती है, तुम्हें याद हो जब मैंने आपको पढ़ाया था, अभी जस्ट पढ़ा के चुका हूं। दो सेल फैगोसिटिक नेचर की होती हैं, कौन कौन सी होती है कमेंट में बताओ। जब ब्लड पढ़ाया था मैंने, फैगोसिटिक डब्ल्यूबीसी बताई थी मैंने आपको, याद है आपको? हाँ, टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू। एक मैक्रोफेज और एक न्यूट्रोफिल्स। यस, मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स। मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। मैक्रोफेज तो कॉमन नेम हो गया, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट ये दो सेल होते हैं जो ब्लड में होते हैं और फैगोसिटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। यस, फैगोसाइटोसिस करते हैं, भक्षण करने का काम करते हैं। अब टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में तो बहुत सारे फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, जैसे, ठीक है, इनको मैक्रोफेज कहते हैं, इनको मैक्रोफेज कहते हैं। जो टिश्यू स्पेसिफिक हो सकते हैं, जैसे अगर आपसे कहूंगा कि इन बोन, इन कार्टिलेज,
इन लिम्फ, अगर आपसे कहूंगा मैं लिवर, ब्रेन, एटसेट्रा। जैसे बोन में आप जानते हो ऑस्टियोक्लास्ट, कार्टिलेज में आप जानते हो कॉन्ड्रोक्लास्ट, लिम्फ में आप जानते हो रेटिक्यूलोसाइट, लिवर में आप जानते हो कफर सेल, ब्रेन में आप जानते हो माइक्रोग्लियल सेल, एटसेट्रा। ये सब मैक्रोफेज हैं, फैगोसिटिक सेल्स हैं जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाई जाती हैं। ये स्पेशली ब्लड में मिलती हैं, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? अब बात करूंगा नॉन फैगोसिटिक सेल्स। यस, हमारी बॉडी में नॉन फैगोसिटिक सेल्स भी होती हैं, ठीक है। तो इनके अंदर आ जाएंगे आपके नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल की बात करते हैं, उसको शॉर्ट में एनके सेल भी कहते हैं। एनके सेल्स भी कहते हैं। ये किसको मारने का काम करते हैं? किल। वायरस इन्फेक्टेड सेल, और कैंसर सेल। और आप जानते हो वायरस इन्फेक्टेड सेल भी हमारी सेल ही होती हैं, कैंसर सेल भी हमारी सेल होती हैं। तो हमारी वो सेल जो खराब हो जाती हैं, ठीक है, कैंसर की वजह से, ठीक है, या वायरस के इन्फेक्शन की वजह से, तो उनको मारने का काम करते हैं नेचुरल किलर सेल। हाँ भाई बिल्कुल, टी लिम्फोसाइट भी इन्हीं को मारते हैं, ठीक है। नेचुरल किलर सेल भी इन्हीं को मारते हैं, पर टी लिम्फोसाइट स्पेसिफिक तरीके से इनको मारते हैं, नेचुरल किलर किलर सेल नॉन स्पेसिफिक तरीके से इनको मारते हैं। यस, किलिंग मैकेनिज्म अलग अलग है, ठीक है। एक स्पेसिफिक तरीके से चुन चुन के मार रहा है, वो स्पेसिफिक में आ गया टी लिम्फोसाइट, जबकि नेचुरल किलर सेल नॉन स्पेसिफिक में आते हैं, क्योंकि इनके किल करने का तरीका कॉमन है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? पहला बैरियर सेलुलर बैरियर, इसमें सेल्स की बात की है हमने, ओनली हमने यहां पर सेल्स की बात की है। कोई डाउट? इस चैप्टर में 7 से 8 लेक्चर तो होंगे बेटा, इतना तो होगा ही होगा। मतलब 2 हफ्ते पूरे पूरे जाएंगे, 7 से 8 लेक्चर होंगे मान के चलो। हाँ, 7 से 8 लेक्चर पूरे पूरे। मैंने कहा है कि दिसंबर लास्ट नहीं तो जनवरी के स्टार्टिंग के जो दिन होते हैं ना, उनमें मैं करा दूंगा इसको, कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अब तो इसके बाद मेजर चैप्टर जो बचा है बायोटेक्नोलॉजी है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बाद बायोटेक्नोलॉजी, और फिर एक माइनर चैप्टर बचा हुआ इवोल्यूशन है। बायोटेक में थोड़ा सा डिले इसलिए भी कर रहा हूँ, तुम्हारी अब जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर चालू हो रही है, या हो आज होनी थी, जो भी है। जब तक मैं चैप्टर कराऊंगा 2-3 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते में, तब तक तुम्हारी वो कंप्लीट हो जाएगी। और पर मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक से ही कराऊंगा, ध्यान रखना। बायोटेक ये सोच के पढ़ाऊंगा तुम्हें आता ही नहीं है कुछ भी, बायोटेक तुम मॉलिक्यूलर तुम पढ़े ही नहीं हो, ये सोच के ही कराऊंगा।
नहीं बेटा, टी लिम्फोसाइट की तरह ही एन के सेल होते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि टी लिम्फोसाइट तो स्पेसिफिक में आते हैं ना, एन के सेल नॉन स्पेसिफिक में आते हैं। नॉन स्पेसिफिक में आते हैं, इनका मैकेनिज्म नॉन स्पेसिफिक वाला है। पहले लिखा दिया है ना मैंने तो बेटा आपको, यहां देखो साफ साफ लिखा है, ये नॉन स्पेसिफिक है, सबके लिए कॉमन। ठीक है, तो एन के सेल किस में आ गए भाई, सेलो बैरियर पढ़ रहे हैं, तो सेल बैरियर इज पार्ट ऑफ नॉन स्पेसिफिक। जबकि टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट कहां पढ़ाऊंगा मैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पढ़ाऊंगा, तो स्पेसिफिक का पार्ट है। ये बहुत समझने वाला अंतर है। चलो अब सेकंड नंबर पे कौन सा बैरियर आएगा जरा देखो। सेलर हो गया हमारा। अब बात करेंगे इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन सूजन, स्वेलिंग समझते हो, हाँ। जैसे कभी देखा होगा, अपने हाथ में चोट लगी, चोट लगने के बाद पूरा हाथ मेरा डबल हो गया था, इतना सूज गया था, ठीक है। तो सूजन क्यों आती है, स्वेलिंग क्यों आती है? स्वेलिंग एक तरीके से इट इज अ प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म। ये एक तरीके से आपका नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम है, पर इंटरनल है। कैसे काम करता है, अब पूरा मैकेनिज्म बताने वाला हूं बढ़िया तरीके से। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन। इसको लिख दूं, मतलब भी लिख दूं, स्वेलिंग बोल सकते हो। जैसे मान लो किसी की स्किन है, कहीं चोट लगी, किसी की स्किन है, ब्रेक हो गई स्किन, और ब्रेक होने से यहां से आसानी से एंटर हो जाएगी पैथोजन। जब भी आपकी स्किन में चोट लगती है, ब्लीडिंग होती है, तो वहां पर देखा होगा पस पड़ना चालू हो जाता है। इट इज अ इंडिकेटर के पैथोजन की एंट्री हो रही है। पैथोजन यहां पर एंटर कर रहे हैं, यानी जो फिजिकल बैरियर था वो टूटा, और टूटते ही ये अंदर आ गए ब्लड में, ठीक है। ये ब्लड में एंटर कर गए, ब्लड के अंदर। और ब्लड में एंटर करते ही कौन सा सिस्टम चालू हो जाएगा, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, इंटरनल इन्फ्लामेशन। कैसे होगा इन्फ्लामेशन,
जैसे ही पैथोजन अंदर एंटर करेंगे, समझना, नोट करते आओ साथ साथ में मेरे, जैसे ही पैथोजन एंटर करेंगे तो ध्यान रखना, जो जिन टिश्यू में इंजरी हुई थी, ये इंजर्ड टिश्यू है, ये सब इंजर्ड टिश्यू है, लिख देता हूं मैं। इंजर्ड टिश्यू है, जिन टिश्यू में इंजरी हुई है वहां से पैथोजन एंटर कर रहे हैं, तो इंजर्ड टिश्यू भी कुछ रिलीज करते हैं। यस, प्रोस्टाग्लैंडिन लोकल हार्मोन होता है, टिश्यू से रिलीज होता है। तो इंजर्ड टिश्यू रिलीज करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या रिलीज करेंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन। समझना अच्छी तरीके से, ये रिलीज करेंगे। और प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन क्या काम करता है? ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो जहां पर चोट लगी है वहां हल्का हल्का कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन से पेन बढ़ेगा, यानी ये स्टिमुलेट करेगा पेन रिसेप्टर को, ये स्टिमुलेट करेगा। और वहां पर मास्ट सेल भी होंगे, मास्ट सेल। तो पेन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा और मास्ट सेल को भी स्टिमुलेट करेगा। यस, तभी तो जब चोट लगती है तो उस लोकल टिश्यू से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है, ये वहां के आसपास पेन पेन को स्टिमुलेट करना चालू कर देता है, पेन रिसेप्टर को। तो आपके दर्द होना चालू हो जाता है। अब दर्द का भी बहुत बड़ा रोल है भाई, दर्द नहीं होगा तो तुम सही भी नहीं होगे। ठीक है, साथ में वहां के मास्ट सेल को भी स्टिमुलेट करता है। तो मास्ट सेल आप जानते हो फटेंगे तो क्या रिलीज करेंगे? अच्छा, मास्ट सेल में क्या निकलता है जरा बताओ? जब मास्ट सेल फटते हैं तो क्या रिलीज करते हैं, सबको पता होगा ना? हेपारिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन। यस, तो यहां हम बात करेंगे हिस्टामिन। और हिस्टामिन आप सब जानते हो क्या काम करता है हिस्टामिन? ये वैसो डायलेटर होता है, वेसल्स को डायलेट कर देगा, जिससे कि उस वाले रीजन में जहां चोट लगी है वहां भी सही करना है। सही करने के लिए क्या करना होगा? ब्लड का फ्लो बढ़ाना पड़ेगा वहां पर। जब ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो क्या कैसे बढ़ेगा? वेसल्स डायलेट कर दो, ज्यादा ब्लड पहुंचेगा वहां पर। और ब्लड जितना ज्यादा पहुंचेगा उतना ही तो ज्यादा रिपेयर होगा सिस्टम सारा का सारा। हाँ, सिस्टम रिपेयर होना चालू हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ ब्लड का फ्लो बढ़ाना है तो हिस्टामिन बढ़ जाएगा। तो हिस्टामिन कैसे क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? वैसोडायलेटर। वैसोडायलेटर। तो जैसे ही ये स्टूबलेट करता है, ये रिलीज करता है वैसोडायलेटर हिस्टामिन। ठीक है, अब हिस्टामिन वैसोडायलेटर है, मतलब वहां की आसपास की जो लोकल ब्लड वेसल्स होंगे वहां डायलेशन चालू हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जब भी चोट लगेगी, देखना, जब भी चोट लगती है ये पूरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, और या के प्रोटेक्टिंग सिस्टम का काम करती है। मान लो ये ब्लड वेसल्स है किसी इंसान की, ये डायलेट होना चालू हो गई।
भाई हिस्टामिन निकलेगा, हिस्टामिन क्या करे, क्या काम करेगा, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। और जैसे ही ब्लड वेसल्स का डायलेशन होगा तो ब्लड में कौन होते हैं बेटा, डब्ल्यूबीसी। ब्लड का फ्लो धीमा हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी चिपकना चालू कर देंगे दीवार से, और धीरे से जो कैपिलरी, भाई खिंचोगे तो पोर साइज बढ़ जाएगा, यहां से निकलना चालू होते हैं डब्ल्यूबीसी, ये निकलना चालू हो गए बाहर। और इनके खिंचने की वजह से जो अंदर का फ्लूइड होता है ना, वो भी निकलना चालू कर देगा बाहर के टिश्यू में। इस फ्लूइड के निकलने के से स्वेलिंग होना चालू होती है, स्वेलिंग, स्वेलिंग। स्वेलिंग। और ये कौन है, डब्ल्यूबीसी। ये बाहर निकले और यहां से निकल के, ये यहां से निकल के ये आगे बढ़ना चालू कर दिए। निकलना चालू कर दिए, और यहां से जाकर के डब्ल्यूबीसी क्या काम करने वाले हैं, इनको खाने वाले हैं, फैगोसाइटोसिस करेंगे इनकी। और ये अमीबा की तरह मूव करते, डब्ल्यूबीसी अमीबा की तरह मूव करते हुए जब पैथोजन होते हैं उनको मारने के लिए जा रहे हैं। तो इस ये पूरी मैकेनिज्म है इन पैथोजन को मारने के लिए, चोट लगने से जो पैथोजन आ रहे हैं ना, उनको मारने के लिए। इट इज अ सेल्फ डिफेंस सिस्टम। पैथोजन कैसा भी हो, तो ये नॉन स्पेसिफिक है, हर टाइप के पैथोजन के लिए कॉमन मैकेनिज्म है। जब भी चोट लगेगी, ठीक है, ये चीजें निकलेंगी, इन्फ्लामेशन होगा, यहाँ रिपेयर करने के लिए ब्लड का बढ़ेगा, ठीक है, डायलेशन होगा, डब्ल्यूबीसी इन पैथोजन को मारने की कोशिश करेंगी, और जो भी ब्लड में मिलने वाले सब्सटेंस होंगे वो टिश्यू को रिपेयर करने का काम करेंगे। तो इस पूरी मैकेनिज्म को बोलते हैं इन्फ्लामेशन, ठीक है, स्वेलिंग। और डब्ल्यूबीसी का जो अमीबा की तरह मूवमेंट है ना, इसको बोलते हैं डायपेडेसिस। डायपेडेसिस, अमीबोडल मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब बताओ, अब बताओ, यहां तक कोई डाउट। हाँ, जब भी स्वेलिंग होगी तो यही तो मैकेनिज्म होगी। भाई आपकी चोट कहीं भी लगती है तो स्वेलिंग हो जाती है, ये आप जानते हो। और भाई ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, रेडनेस हो जाएगी यहाँ पर, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड तेजी से बढ़ जाएगा यहाँ पर, ब्लड ही ब्लड बढ़ जाएगा, ब्लड ही ब्लड बढ़ जाएगा, रेडनेस हो जाएगी। स्वेलिंग और रेडनेस हो जाती है ना वहां पर, रेडनेस, स्वेलिंग। कौन कैसे आ रही है स्वेलिंग और रेडनेस, ये तो मैकेनिज्म है। इंजर्ड टिश्यू प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन पेन रिसेप्टर और मास्ट सेल को स्टिमुलेट करेगा। ये पेन कराएंगे, पेन से क्या होता है, जहां जहां पेन होगा ना वहां डब्ल्यूबीसी पहुंच पाएंगे, पेन इज इंडिकेटर, ठीक है, पाथ फाइंडर भी कह सकते हो। मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज करेंगे, हिस्टामिन वेसल्स को डायलेट कर देगा, वहां की ब्लड वेसल्स को, तो ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा तेजी से, रेडनेस आ जाएगी, और ब्लड में मिलने वाला फ्लूइड बाहर डिपोजिट होना चालू हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी। इस मौके का फायदा उठा के डब्ल्यूबीसी बाहर निकल जाएंगे, और अमीबा की तरह मूव करते हुए पैथोजन को पकड़ पकड़ के खाना चालू कर देंगे, फाइट होगी, पस बन जाएगा। पस इज अ डेड मटेरियल ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड पैथोजन, इनके डेड मटेरियल को हम पस बोलते हैं। अब बताओ समझ में आ नहीं आया। मास्ट सेल और बेसोफिल तो बेटा डब्ल्यू ऑलरेडी ब्लड में पढ़ाए थे ना मैंने। भाई कनेक्टिव टिश्यू में मास्ट सेल होते हैं, ब्लड में बेसोफिल्स होते हैं, दोनों एक ही प्रॉपर्टी है, दोनों के अंदर हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन भरा होता है, जिसमें हिस्टामिन जो होता है वो एलर्जी भी कॉज करता है, क्योंकि वो वेसोडाइलेटर होता है, मैंने वहां भी पढ़ाया था इसको, अभी एलर्जी में भी पढ़ाऊंगा इसको।
पूरा पिक्चराइज करने की कोशिश की है पूरी मैकेनिज्म को। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको ऐसा, समझ में आना चाहिए अच्छी तरीके से। हाँ बेटा, प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोन का काम करता है, ये मैंने अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी तो पढ़ाया था। प्रोस्टाग्लैंडिन स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। अब बताओ कोई डाउट? हाँ बेटा, कोई डाउट? बेटा पेन रिसेप्टर तो, वही पेन रिसेप्टर ही तो डब्ल्यूबीसी के सही पाथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर मैंने कहा पेन होना बहुत जरूरी है, पेन जितना अच्छा, ज्यादा पेन होगा उतना ही डब्ल्यूबीसी अच्छे से, पैथोजन को भी आंखें थोड़ी लगी हैं डब्ल्यूबीसी को, ये पेन ही तो इनको सही डायरेक्शन दे रहा है। पेन की वजह से तो डब्ल्यूबीसी सही तरीके से पहुंच पा रहे हैं यहां तक, इस पेन की वजह से। अगर पेन नहीं होता तो डब्ल्यूबीसी को सही डायरेक्शन नहीं मिलती, तो पेन होना भी बहुत जरूरी है, समझे? टिश्यू के नीचे क्या लिखा है, कहाँ है टिश्यू? प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। चलो, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, नोट कर लिया होगा सबने? हाँ, पैथोजन बैक्टीरिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पैथोजन कॉमन नेम है। नोट कर लिया सबने? और डब्ल्यूबीसी को नहीं पता चलता है, जहां पेन होता है वहां पर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, डब्ल्यूबीसी उनको फॉलो करते हुए आते हैं। समझ रहे हो? नोटेड गुरुजी। आयुष, तू कौन सा डाउट पूछ रहा है? तू लिख ढंग से भी, तुरंत मैं देखता हूं। अगर तूने अभी डाउट नहीं लिखा ना, ये लिखता रहा तो पिटेगा तू ढंग से। टेस्ट के पीडीएफ नहीं मिल रहे हैं? मैं, सारे लोग बताओ, टेस्ट का पीडीएफ तुम्हें मिलता है क्या? यस, यस, मिलता है। अरे भाई, बच्चों को मिल रहा है, तुम कह रहे हो नहीं मिलता है, ऐसे कैसे हो जाएगा? बच्चे लिख रहे हैं मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूं। मैंने बताया इन्फ्लामेशन और फीवर इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि इन्फ्लामेशन तो बहुत जगह दे रखा है। अच्छा, सारे पेज भर गए क्या? ओके, फिर तो अब आ जाओ फीवर। आ जाओ फीवर, नंबर थर्ड फीवर। बुखार। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें बुखार क्यों आता है? तुम्हें बुखार बचाने के लिए आता है, समझ रहे ना? हाँ, अगर बुखार ना आए तो भी नहीं, मैंने कहा ना, हमारी बॉडी में सब कुछ है, हमारी बॉडी हमें खुद प्रोटेक्ट करती है। सूजन होना, बुखार आना, ये सब प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म है बेटा।
समझे? चलो, हाँ, फॉरेन पार्टिकल। चलो, फीवर आ जाओ। फीवर, बुखार कैसे आता है, समझ लो। आपने देखा होगा जब भी कोई पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, मतलब कोई पैथोजन है, फीवर आने का मतलब है कि कुछ ना कुछ अंदर बाहर का एंटर किया है, इसलिए फीवर आ रहा है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ एंट्री हुई है बाहर से। नॉर्मल, चाहे वो देखा होगा कोरोना के टाइम पर फीवर आता है, किसी को निमोनिया हो जाए तो फीवर हो जाता है, किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो फीवर हो जाता है, मतलब फीवर कॉमन है। ठीक है, अब क्यों होता है फीवर, समझो मेरी बात। मानो फीवर हो गया तो पैथोजन एंटर किया होगा। जब भी कोई पैथोजन बॉडी में एंटर करता है तब फीवर आता है। ठीक है, जब भी पैथोजन एंटर करेगा, समझो फीवर कैसा था समझा रहा हूं। पैथोजन एंटर करेगा तो पैथोजन की लड़ाई किसके साथ होगी? WBC। WBC, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। जब मैदान में लड़ाई होती है तब क्या होता है? बताओ क्या होता है? ये अपने धनुष पर इधर से तीर चढ़ाएगा। ये अपने धनुष पर इधर से तीर चढ़ाएगा। बस ऐसे फाइट होती है। WBC अपना धनुष पर तीर, उधर से वो तीर, बस फाइट चल रही है, धुआंधार फाइट चल रही है। समझ रहे हो? हाँ। WBC क्या रिलीज करता है? इंटरल्यूकिन। हाँ, तो WBC अपने तीर में क्या क्या रिलीज कर रहे हैं तीर से? इंटरल्यूकिन। ये क्या रिलीज कर रहे हैं? इंटरल्यूकिन। इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन फर्स्ट, इट ऑल्सो कॉल्ड साइटोकाइन, समझाता हूं मैं। और ये रिलीज करेंगे क्या? भाई राक्षस है तो राक्षस टॉक्सिन ही रिलीज करेगा ना, जिसको आप पायरोजन भी कह सकते हो। तो राक्षस टॉक्सिन रिलीज करता है जिसको हम पायरोजन्स कहते हैं। WBC उसके काउंटर में, यस, हाँ, इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन रिलीज करते हैं, ये भी पायरोजन ही है। ठीक है, ऑल आर पायरोजन, ये ऐसे समझो। ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं इंटरल्यूकिन, ऑल आर पायरोजन्स। इन सबको पायरोजन्स कहते हैं, यानी कोई भी ऐसे केमिकल जो दो सेल आपस में फाइट करते हैं, रिलीज करते हैं, वो पायरोजन्स हैं। ठीक है, इधर से टॉक्सिन, उधर से इंटरल्यूकिन, टॉक्सिन इंटरल्यूकिन, टॉक्सिन इंटरल्यूकिन, फाइट चल रही है घमासान, पायरोजन निकल रहे हैं। तो पायरोजन जितने ज्यादा पायरोजन निकलेंगे, खतरनाक होते हैं पायरोजन। ये सीधा स्टिमुलेट करते हैं किसको? हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस आप जानते हो कौन है? हाइपोथैलेमस टेम्परेचर रेगुलेटर। किसको स्टिमुलेट करेंगे? ये स्टिमुलेट करेंगे हाइपोथैलेमस को। और जैसे ही हाइपोथैलेमस को पायरोजन स्टिमुलेट करना चालू करते हैं, हाइपोथैलेमस धीरे धीरे समझ जाता है पायरोजन बॉडी में निकल रहे हैं, मतलब घमासान चल रहा है।
यानी डब्ल्यूबीसी और पैथोजन लड़ाई लड़ रहे हैं, पर इन दोनों के लड़ने का इफेक्ट दुनिया मतलब इस जीवन पर पड़ेगा। जैसे देखा ना, उधर से तुमने महाभारत देखी होगी, ठीक है, इधर से भाई, ठीक है, अर्जुन ने भी गांडीव पे धारण किया वो ब्रह्मास्त्र, तो उधर से ठीक है कर्ण ने भी धारण कर लिया ब्रह्मास्त्र। समझना मेरी बात, तो ये फाइट चल रही है। अब वो भी नीचे नहीं करेगा, नीचे करेगा, तो दोनों ही ब्रह्मास्त्र चलाएंगे तो क्या होगा, साइड इफेक्ट रिलीज होंगे। जैसे मानो इंडिया ने ठीक है तान दी परमाणु मिसाइल, ठीक है भाई, चालू ऑन कर दिया हमने, अब छोड़ेंगे तुम्हें। दूसरी कंट्री ने भी कहा कि भाई, चाइना ने भी कहा कि हम भी भाई परमाणु मिसाइल हमारे पास भी है, हम भी नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, ठीक है। तो दोनों की परमाणु मिसाइल जब फटेंगी तो कौन मरेगा, देश, देश में रहने वाले नागरिक, समझ रहे हो। हाँ तो बस, तो अब बारी आती है इन देश की और देश के नागरिकों को बचाने का, क्योंकि दोनों लड़ रहे हैं, दोनों फाइट कर रहे हैं, पायरोजन रिलीज कर रहे हैं, तो सीधे सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस भाई। देखा होगा जब दोनों की गांडी, दोनों ने अपने धनुष पर अपने ब्रह्मास्त्र चलाए थे, तो कौन से गुरु थे जिन्होंने आके इसको रोका था, ठीक है, क्योंकि दोनों अगर फट जाते तो खेल हो जाता खराब, ठीक है। तब कहा गया इसको दक्षिण में कर दो, ये वापस नहीं आ सकते, दक्षिण में भेजना पड़ेगा। तो दक्षिण में जाने के बाद समझ रहे हो, हाँ एक ने चला लिया था, अर्जुन ने शायद, हाँ, तो उसको दक्षिण में भेजा गया जिससे वहां राक्षस थे, ठीक है, वो मारे जाए, ठीक है, ये मैं कहानी बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो बस हाइपोथैलेमस आया गुरु बन के, तो इनको बचाना है पूरी शरीर को। तो हाइपोथैलेमस बचाने के लिए क्या काम करेगा, इनको शांत करना होगा। शांत करने के लिए ये क्या, ये कौन होता है हाइपोथैलेमस, टेम्परेचर रेगुलेटर। ये क्या काम कर देगा, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज बॉडी। और जैसे ही आपको फीवर आना चालू होता है तो आपको अच्छा लगता है, क्यों, फीवर के आने पर पैथोजन के एंजाइम, भाई इसमें भी एंजाइम होते हैं, इसमें भी एंजाइम होते हैं डब्ल्यूबीसी के अंदर। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने पर आपकी एंजाइमेटिकल एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी मेटाबॉलिक पाथवे चल नहीं पाते, और ये भी धीरे धीरे शांत होने चालू हो जाते हैं। पुराने टाइम पर तो इलाज करने का तरीका ये होता था, इंसान को बहुत सारे कंबलों से उड़ा दिया जाता था, या गर्म कमरे में बंद कर दिया जाता था, भट्टियां जल रही हैं जिससे बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए, ठीक है। तो ट्रीटमेंट के तरीके थे एंशियंट टाइम पर, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हाइपोथैलेमस क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ाना चालू कर देगा, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा बेटा, क्या होगा जरा बताओ, ग्रोथ ऑफ पैथोजन घट जाएगी, डिक्रीज डिक्रीज ग्रोथ ऑफ पैथोजन, डिक्रीज ग्रोथ ऑफ पैथोजन। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पैथोजन की ग्रोथ घटना चालू हो जाएगी, यही तो हम चाहते हैं। तो पहले के टाइम पर जब लोगों को खूब पसीना आता था तो उनको अच्छा लगता था, ठीक है, पर आज की डेट के अंदर ये कौन झेलेगा, इससे आपको कष्ट भी तो होता है कि भाई ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है, तो तुम क्या करते हो, सीधी बुखार बुखार की दवा लेते हो, एंटीपायरेटिक। क्यों, क्योंकि अब आपको इस तरीके से नहीं मारना, पैथोजन को मारने के लिए आप एंटीबायोटिक खा रहे हो, तो बुखार क्यों झेलोगे आप, तो एंटी पायरेटिक भी ले लो, एंटीबायोटिक के संग संग एंटी पायरेटिक, बुखार की गोली ले लेते हैं हम लोग। यस, ठीक है, तुरंत आप क्या लेने चालू कर दोगे, एंटी पायरेटिक। पैरासीटामोल खाते हो ना, जब ऐसा केस हो जाएगा, जैसे पैरासीटामोल तो आप जानते ही हो ना, पैरासीटामोल इट इज एंटी पायरेटिक ड्रग, ठीक है। तो आप क्या काम करते हो, एंटी पायरेटिक ड्रग लेते हो, जो क्या काम करती है, सीधे हाइपोथैलेमस से कहती है कि भाई टेम्परेचर रिड्यूस कर दो, ठीक है। इन पायरोजन के अगेंस्ट काम करने वाली ड्रग, इन पायरोजन के अगेंस्ट काम करने वाली ड्रग डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। मतलब
जो फीवर आ रहा है ना, ये भी आपका प्रोटेक्टिंग शील्ड है, आपको बचाने का काम कर रहा है, और हर किसी के लिए कॉमन होता है। एंटीपायरेटिक बेटा पैरासीटामोल, ये साल्ट है। फिर नाम 50 हैं, तुम कोई भी नाम ले लो, कालपोल के नाम से ले लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। आइब्यूजेसिक प्लस ले लो, फ्लैक्सोन ले लो, ये पैरासीटामोल तो सभी के अंदर होता है। समझ में आया? तो साल्ट की बात कर रहा हूं। एंटीपायरेटिक ड्रग कौन सी ले रहे हो आप? पैरासीटामोल, जिसके 50 नाम होते हैं, ठीक है। कॉलपोल ले लो, ठीक है। आइब्यूब्रोफिन ले लो, ठीक है। डोलो ले लो, फ्लैक्सोन, इसके अंदर ही पैरासीटामोल होता है, ठीक है। आजकल कोल्ड की जो टेबलेट आ रही है, जैसे विकोरेल है, विकोरेल में ही पैरासीटामोल होता है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? अगर समझ में आ गया हो तो दिल से एक बार आग लगा दो। ये बहुत कंसेप्चुअल चीजें हैं बेटा, ये किताबों से समझ में नहीं आती, ये गारंटी दे रहा हूं मैं, ये किताबों में इस तरीके से है ही नहीं। फिर तुम वैल्यू नहीं देते हो। सर सरल है ये तो, सरल बनाने का लिए कोई कोई क्रेडिट नहीं है। सरल है सर, पहले से ही सरल है सर, आती है तो हमें। एमबीबीएस करोगे, ये सब चीजें पढ़ोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी आपकी छूट जाएगी, थोड़ी बहुत बचेगी जो जरूरत की होगी, जो स्पेसिफिक फील्ड में जाएंगे उनके लिए। बहुत बढ़िया, सुपर, नोटेड। चलो आज का लास्ट नंबर 4 बैरियर कराने वाला हूं, साइटोकाइन बैरियर, जो अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि बहुत पूछा जाता है साइटोकाइन बैरियर पे क्वेश्चन। नंबर 4 और लास्ट, साइटोकाइन बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे नोट्स बना रहा हूं तुम्हारे लिए किताब की तरह, बिल्कुल एकदम छाप लो, हर चीज को बहुत ड्रामेटिकली तरीके से, एकदम तरीके से मैं अरेंज कर रहा हूं किताब की तरह। तुम्हें नोट्स लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है भाई, बताओ कितनी साफ तरीके से मैं नोट्स बना रहा हूं तुम्हारे, एकदम क्लियर कट, मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं पूछो मत। एकदम परफेक्ट नोट्स, एकदम परफेक्ट, कहीं घुच पुच कुछ भी नहीं है, एकदम सीधा प्रिंट निकालो इनका, सीधा प्रिंट निकाल के छाप दो। आ जाओ साइटोकाइन बैरियर। अब बात करूंगा साइटोकाइन बैरियर। आप साइटोकाइन में जो आपके सिलेबस में इंटरफेरॉन, जो एनसीईआरटी में रखे हैं, इंटरफेरॉन। अब इंटरफेरॉन भी कई टाइप के होते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन, डेल्टा इंटरफेरॉन, बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। हाँ तो वो एक अलग है, हम में पढ़ोगे। बस इंटरफेरॉन समझना। अब समझो कैसे बनते हैं, कैसे निकलते हैं, सारी कहानी समझाता हूं मैं। बहुत बढ़िया। सर वाइट स्लाइड करके दिया करो। अरे बेटा, ये अगर वाइट बैकग्राउंड कर दूंगा ना, तो तुम 1 घंटे में आंखें पकड़ के बैठ जाओगे। यस, रिफ्लेक्शन बहुत होता है वाइट का, समझ में आया? तभी तो ब्लैक बैकग्राउंड की जाती है, ब्लैक या ग्रीन ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड, जो कि रिफ्लेक्शन ना करे। ब्लैक क्या करती है? लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है भाई, ब्लैक कलर एब्जॉर्ब करता है, समझो चीजों को, एनर्जी को। व्हाइट बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, यस। तभी तो देखा होगा जितने भी तांत्रिक होते हैं ब्लैक कलर पहनते हैं, नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब, खतरनाक मतलब ब्लैक कलर एक अलग ही कलर है, ठीक है। हाँ, एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है इसकी।
व्हाइट कलर की रिफ्लेक्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, रिफ्लेक्शन। भाई पैरासीटामोल लेने से बुखार कम हो जाएगा, समझ रहे हो, और उधर आप एंटीबायोटिक ले लोगे, ठीक है, उससे पैथोजन मारा जाएगा। या कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो बच्चे कह रहा हूँ मतलब डॉक्टर, कि भाई इसको पैरासीटामोल दे दो, बुखार उतार लो, ठीक है, और बॉडी का इम्यून सिस्टम धीरे धीरे मार ही लेगा उसको, बुखार फिर दोबारा फिर आएगा, फिर गोली दे देंगे, फिर आएगा, फिर गोली दे देंगे। तो 3 दिन गोली दे दो तो बुखार भी नहीं आएगा, मतलब वो प्रोसेस तो चलेगी, और बॉडी का इम्यून सिस्टम 3 दिन में तो मार ही लेगा उसको, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं यार तुरंत फायदा होना चाहिए, तो एंटीबायोटिक ले ले भाई तू। मत निकालो पीडीएफ, तुम्हें कोई चीज बता दूं ना, तुम हर चीज में कमियां ढूंढना चालू कर देते हो। मैं कह रहा हूँ छाप रहा हूँ तुम्हारे नोट्स, तो कहोगे पीडीएफ निकालने में दिक्कत होती है सर, वाइट बैकग्राउंड कर दो। यार ने बोला क्यों छाप रहा हूँ, मतलब पता है, अब छोड़ो। वही कहानी तो मैं बताई थी ना, ब्लैक पॉइंट व्हाइट बोर्ड के ऊपर, तो लोगों को व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है, वो ब्लैक पॉइंट दिख रहा है, छोटा सा ब्लैक पॉइंट इतने बड़े व्हाइट बोर्ड में। चलो आ जाओ, साइटोकाइन बैरियर इंटरफेरॉन, आज का लास्ट स्लाइड, लास्ट टॉपिक, यहाँ टॉपिक हमारा पूरा कवर हो जाएगा। फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी पूरा एक लेक्चर है जो मैं अगली क्लास में कराने वाला हूं। मंडे को अगर मुझे दे दी सर ने तो ठीक है, नहीं दी ट्यूसडे को करा लेंगे भाई। मैं जानता हूं कि अपनी मतलब बिना तुम्हें हेडिक दिए आराम से लेके चलता हूं, आराम से चीजें खत्म करा लेते हैं। तुम्हें हेडिक कम से कम दी होगी मैंने, सबसे कम हेडिक मैंने ही दी होगी तुम्हें पूरी साल। मैंने बताया कि आज की डेट में शनिदेव को ज्यादा पूजा जाता है, ठीक है। क्योंकि जहां समस्याएं होती हैं उसको प्रसन्न करना जरूरी होता है, ये रियलिटी है। ये मुझे किसी ने कहा था, ठीक है, कि जो देव मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो सीधे साधे देवता होते हैं जो आपकी हमेशा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अब तुम नहीं जानते, मैं अभी बीच में पहाड़ों में गया था, ठीक है। पहाड़ का मतलब जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ वाला रूट है ना, बद्रीनाथ गया था मैं पूरा प्रॉपर दर्शन करना, बताया था ना अभी मैं, 1 दिन 2 दिन के लिए एक मतलब ऋषिकेश के अंदर जैसे एक गुरुकुल का पूरा कल्चर होता है ना, इस तरीके से वहाँ होता है, ठीक है। बच्चे पढ़ते हैं प्रॉपर, उनको दीक्षा लेते हैं, हवन सब चीज़ें प्रॉपर चलते हैं, ठीक है। वहाँ रुका, वहाँ से मैं तुरंत, एक मित्र मिल गए मुझे, वो उसने कहा गाड़ी में बिठाया उन्हें, चलो बद्रीनाथ चलते हैं, दर्शन करा के लाता हूँ। तो जब बद्रीनाथ गया तो रास्ते में उन्होंने कई मतलब लोगों से मिलवाया मुझे, ठीक है, रास्ते में ट्रैक में जा रहे हैं, ठीक है। तब मुझे समझ में आया कि वहाँ के लोग जो लोकल लोग थे, मैं गया उनसे मिला भी, बड़ा अच्छा सा फील हुआ, मतलब फीलिंग अच्छी थी। तो कई लोग तुम में से भी वहीं के होंगे, मतलब उस रूट के। तो पहाड़ों पर पूजा बहुत होती है, देवताओं की पूजा, मतलब इतनी पावर होती है वहां पर कि आप डिफरेंट डिफरेंट साउंड या पद्धतियों से देवता को बुला भी सकते हो। यस, इज अ रियलिटी। शहर में रहने वाले लोग नहीं समझेंगे इन चीजों को, वो उनके मतलब सोच से परे है, ठीक है। वो दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है, सोच से परे है। तब उन्होंने बताया कि भाई, मैंने कि किन देवताओं को पूछते हो। भाई देवता का मतलब है यहाँ पर एनर्जी भी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें ली गई हैं। जैसे घर के पूर्वज, ये तो जानते होगे ना, 2 टाइप के पूर्वज होते हैं, एक जो आपका सपोर्ट करते हैं, एक जो आपको दिक्कत देते हैं। तो आपने कभी सपोर्ट करने वाले पूर्वजों की पूजा की ना? आप हमेशा किसकी पूजा करोगे, किसके सॉल्यूशन निकालोगे? जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको दिक्कत देते हैं, जिनसे आपको डर लगता है, ठीक है। तो मैंने कहा एक गलत है, तो ठीक है भाई, ठीक है, जो जिनसे डर लगता है उनकी तो पूजा करो, पर उनकी ज्यादा करो ना, जो इनडायरेक्टली आपकी सपोर्ट में, इनडायरेक्टली आपके मतलब आप परेशान नहीं कर रहे हैं, बट आपके प्रोटेक्टिंग शील्ड है, ठीक है। तो उन्हें तब उन्होंने भी यही वाली बात कही कि दुनिया का दस्तूर है, ठीक है, इंसान उसी को पूछता है जिससे वो डरता है, ठीक है।
नहीं, मेरा क्लास नहीं रहेगा बेटा, मेरा क्लास तो आज इसलिए लगाया, वो तरुण सर का कोई नोन है, बता रहे थे, मुझे फोन आया था कि उनको हार्ट अटैक आया है सर, ठीक है, रिलेटिव है कोई, तो मुझे जाना है, तो शायद मंडे को मैं आपकी क्लास ले लूंगा, आप मेरी जगह ले लेना, तो मैं ठीक है कोई नहीं, मैं ले लेता हूँ। तो मंडे को तरुण सर की क्लास अगर लेते हैं वो, तो ठीक है, क्योंकि मना नहीं कर सकता, मैंने हाँ कर दिया है। अगर वो मुझे दे देते हैं तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो मेरी रहेगी, कल का मुझे आइडिया नहीं है। समझ में आया? कल का मुझे आइडिया नहीं है, कल तरुण सर ने अगर लगा रखी हो तो आप प्लानर में देख लो ना, तो तरुण सर की हो सकती है। अगर फिजिक्स की किसी ने लगा रखी है तो फिजिक्स की हो सकती है। और केमिस्ट्री का मुझे शायद अभी आइडिया नहीं है, इतना मुझे लग रहा है फिजिक्स की हो सकती है, तरुण सर की किसी की एक हो सकती है, होगी जरूर किसी न किसी की, मुझे लग रहा है। ठीक है, मेरी तो वही होगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अगर मंडे तरुण सर लेते हैं तो ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। पर 2 दिन में मजा नहीं आएगा, तो मैं कोई ना कोई एक दिन एक्स्ट्रा ले लूंगा यार, फिर मतलब अब लगातार होना चाहिए ना। अच्छा, तरुण सर की है, ठीक है, तो कोई एक दिन मुझे दे देना भाई, ठीक है, मतलब फ्राइडे दे देना, 1 घंटे के लिए कुछ दे देना यार, ठीक है। मतलब कहीं मैं एक टॉपिक कवर कराऊंगा ना, जैसे आज मैं टॉपिक यहाँ कवर करा रहा हूँ, एक पर्टिकुलर टॉपिक बने हुए हैं, ठीक है। तो अगली जो क्लास आएगी ना, ठीक है, उसके अंदर मैं पूरा एक्वाइड यानी इम्यूनिटी खत्म करा दूंगा, एक्वाइड पूरा होता है उसमें कवर होता है। उसके अगली क्लास के अंदर मैं प्रॉपर, मतलब 2 क्लास चाहिए होती हैं उसके बाद, 2 क्लासों के अंदर पूरी डिसीज वाला पार्ट खत्म होता है, तो वो 2 क्लास लगातार चाहिए। तो अगर मैं वेटनेसडे को ले रहा हूँ तो थर्सडे को 1 घंटे की 1.5 घंटे की दे देना तुम, ठीक है। मैंने हिंट तुमसे रिक्वेस्ट की है, फिर तुम मुझे कमेंट में बता देना, मैं वेटनेसडे को पूछ लूंगा आपसे। नेक्स्ट आ जाओ। तो भाई ये हम बात कर रहे हैं इंटरफेरॉन, किसकी बात कर रहे हैं? इंटरफेरॉन। ये एक सेल है जो बेचारी वायरस से इन्फेक्टेड है, एक वायरस, दुष्ट वायरस आया, इस दुष्ट वायरस ने इस सेल के ऊपर अटैक किया। वायरस का डायग्राम मैं थोड़ा बना देता हूँ, थोड़ा सा समझ में आएगा। कोरोना वायरस सभी ने देखा था, ऐसा ऐसा था ना, ऐसा ये वायरस आया, इसने इस बेचारी सेल के ऊपर अटैक किया। और जब वायरस अटैक करता है ना, तो इतना खतरनाक होता है ये, खुद तो कुछ नहीं करता, ये अपने जेनेटिक मटेरियल को सेल के अंदर भेज देता है। ये भेज दिया जेनेटिक मटेरियल को सेल के अंदर, जो डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है। तो इस वायरस ने अपने जेनेटिक मटेरियल को सेल के अंदर भेज दिया। और आप जानते हो सेल का अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता ही है ना। यस, सेल का अपना खुद का भी जेनेटिक मटेरियल होता है। तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल सीधे हमारे जेनेटिक मटेरियल के संग क्या कर जाएगा? टैग कर जाएगा, जुड़ जाएगा। जुड़ गया। इससे क्या होगा? हमारे जो प्रोटीन बन रहे थे, पर साथ में वायरस के भी प्रोटीन बनने चालू हो जाएंगे, वायरल प्रोटीन बनाते जाओ मेरे साथ ही साथ। इसको बोलते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। कौन हो गई है? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। और जब भी सेल वायरस से इन्फेक्टेड होती है और मरने वाली होती है, तो सोचो कितना, मतलब इसका थॉट प्रोसेस देखो। ये सोच रही है मैं तो जा रही हूं, ये वायरस की प्रोजेनी बनती रहेंगी, मुझे मार देंगी, खत्म कर देंगी। पर जाते जाते अपने आसपास की नाइबरहुड जो भी है उनको बचा लूं मैं, इसके लिए ये, इसी का डीएनए एक्टिवेट होता है, कुछ प्रोटीन रिलीज करता है। ये रिलीज करेगा, वायरस इन्फेक्टेड सेल रिलीज इंटरफेरॉन।
वायरस इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरॉन रिलीज करते हैं। यस, जो कई टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, स्मॉल प्रोटीन होते हैं ये, जो आसपास के सेल्स होते हैं ना, हाँ स्मॉल प्रोटीन मैं लिख दे रहा हूं, स्मॉल प्रोटीन। ये स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं, हाँ ये आसपास की सेल्स होती हैं बेटा, उन सेल के अंदर कुछ चेंज कर देते हैं। जैसे मान लो ये एक सेल है, इसका वायरस का इन्फेक्शन नहीं है, नॉन इन्फेक्टिंग सेल, नॉन वायरल इन्फेक्टेड सेल। ये बाइंड कर गया इंटरफेरॉन। ठीक है, जो सेल जिनमें वायरस का इन्फेक्शन नहीं है, नॉन इन्फेक्टेड सेल है, ध्यान रखना ये नॉन इन्फेक्टेड सेल है। हेल्दी सेल्स हैं। ये चाहती है कि मैं जाऊं, पर जाने से पहले पहले, खत्म हूं उससे पहले पहले, जो मेरे आसपास की हेल्दी सेल हैं, क्योंकि वायरस यहां से निकलेगा तो इन पर भी अटैक करेगा, सेम इनको भी ऐसे मारेगा, इनके अंदर कुछ ऐसा करके चला जाऊं कि इनके अंदर वायरस की एंट्री ना हो पाए। अगर वायरस जाए भी तो अपनी प्रोजेनी ना बना पाए, समझे? हाँ, आसपास की जो भी नाइबरिंग सेल्स होती हैं, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स, उनके अंदर चेंज करते हैं ये इंटरफेरॉन। क्या चेंज करेंगे इंटरफेरॉन? ये सीधा सिग्नल कहां भेजेंगे? डीएनए के पास। तब डीएनए क्या बनाएगा? ये बनाना चालू कर देगा वायरल ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। यानी ऐसी प्रोटीन जो इन सेल्स के अंदर वायरल ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर देंगी, यानी वायरस अपनी प्रोजेनी नहीं बना पाएगा, समझे? हाँ, एक तरीके से एंटी वायरल प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, एंटी वायरल प्रोटीन। ठीक है, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन मैं यहां लिख दे रहा हूं। ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, ठीक है, जो इनहिबिट करते हैं वायरल ट्रांसलेशन को। ठीक है, समझ में आ गया होगा? तो इस तरीके से ये आसपास की सेल्स को प्रोटेक्ट करती हैं। बना लो फटाफट। ये किल नहीं करती वायरस को, ध्यान रखना, मैं लिख दे रहा हूं, नॉट किल द वायरस। भाई वायरस तो एक भूत है ना, भूत को मारा जा सकता है क्या, जरा बताओ? वायरस एक भूत है, उसको मार नहीं सकते, वो पहले से मरा हुआ है। वो तो किसी लिविंग सेल में एंटर करता है, उसकी बॉडी को यूज करता है, फिर काम करता है। तो हमने क्या किया, इस लिविंग सेल को, इस सेल ने एक माला पहना दी है, लहसुन प्याज की माला, कि भाई इसमें अब कोई आत्मा एंटर नहीं कर पाएगी, भूत एंटर नहीं कर पाएगा। तो यही काम करते हैं इंटरफेरॉन, इनमें ऐसे प्रोटीन बना देते हैं जिसकी से वायरल ट्रांसलेशन नहीं हो पाता उनके अंदर। ठीक है, तो इनको बोलते हैं ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। ठीक है, तो समझ लेना, स्मॉल प्रोटीन है, नॉट किल द वायरस, वायरस को किल नहीं करेंगे, ओनली इनहिबिट ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन। क्लियर? बिल्कुल, वायरल प्रोटीन के ट्रांसलेशन को इनहिबिट करेंगे।
तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक पॉइंट और लिख सकते हो, इंटरफेरॉन को बहुत यूज किया गया था कोरोना के टाइम पर। यस भाई, जैसे इस सेल में इंटरफेरॉन बने, इन इंटरफेरॉन को निकाल करके हमने दूसरे इंसान के अंदर डाल दिया, जिससे कि उसके अंदर वायरस का इन्फेक्शन ग्रो ना कर पाए। समझना, जैसे देखा होगा आपने, कोल्ड का इन्फेक्शन 3 दिन चलता है, कोरोना का इन्फेक्शन 14 दिन चलता है। क्यों? जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ेगा, इंटरफेरॉन भी बढ़ेंगे बॉडी के अंदर, और जिस दिन इंटरफेरॉन इन्फेक्शन से ज्यादा हो जाएंगे, उस दिन इन्फेक्शन रिड्यूस होना चालू हो जाएगा। तो ऐसे हर वायरस की एक साइकिल होती है, किसी की 3 दिन, किसी की 7 दिन, किसी की 14 दिन। ये डिपेंड करता है कि कितने दिन के अंदर इंटरफेरॉन वायरस से ज्यादा हो जा रहे हैं। जैसे इंटरफेरॉन की अमाउंट वायरस से ज्यादा होगी, वायरस की, समझ रहे हो ना, साइकिल उल्टी हो जाएगी और आप ठीक होना चालू हो जाओगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा इंटरफेरॉन। ठीक है, जो साइटोकाइन बैरियर का काम करते हैं, एक तरीके से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। कोरोना के टाइम पर ये बहुत यूज हुए थे। ये स्पीसीज स्पेसिफिक, यस, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, वायरस स्पेसिफिक नहीं होते, ध्यान रखना। तभी तो उसको इन्नेट इम्यूनिटी में रखा गया है, नॉट वायरस स्पेसिफिक। नॉट वायरस स्पेसिफिक, यानी वायरस स्पेसिफिक नहीं होते। ऐसा नहीं है कि कोरोना का वायरस का इंटरफेरॉन मैं कोरोना के वायरस के लिए यूज करूंगा। ठीक है, अगर स्पेसिफिक होते तो इसको मैं एक्वायर्ड में रखते, इसको इन्नेट में रखा है। ठीक है, क्योंकि नॉट वायरस स्पेसिफिक। ठीक है, पर स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। कुत्ते के इंटरफेरॉन कुत्ते के लिए यूज कर सकते हो, गधे के इंटरफेरॉन गधे के लिए यूज कर सकते हो, और मनुष्य के इंटरफेरॉन मनुष्य के लिए यूज कर सकते हो। समझे? आई या नहीं आई? क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने आपको लगाने के लिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप लगाना। एक्वायर्ड तो आज कराऊंगा नहीं, ये तो अगली क्लास का टॉपिक है। हाँ, क्वेश्चन आप लगाना, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं। अच्छा, ये अभी, हाँ लगा सकते हो, लगा सकते हो, इंटरफ्रॉन का भी लगा सकते हो, लगा सकते हो। ये PYQ डाल दिए मैंने कुछ, इनको आप लगाना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कुछ PYQ दिए, इनको लगा लेना। और नेक्स्ट मैं टॉपिक पूरा करा दिया आज, प्रॉपर फुल टॉपिक कराया है, जिससे कि ओवरलेप ना करे। यानी यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है जो अगले में आप छूट जाएगी तो अगले में, ये पूरा कंप्लीट टॉपिक है आपका इन्नेट इम्यूनिटी का। तो अगली क्लास में एक्वायर्ड कराऊंगा, इसको रिवाइज करा दूंगा, पर बहुत अच्छी तरीके से मैंने कोशिश की है इसको समझाने की। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई डाउट? बाय 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 बाय। ठीक है, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मे बी मंडे को मिलती है तो मंडे को, नहीं मिलती है तो फिर ट्यूसडे को तो है ही। ब्रजेश्वर, लव यू टू बेटा। समझ में आया ना अच्छे अच्छी तरीके से? बस यही चाहिए यार। ठीक है, बाय बेटा, बाय बाय बाय। फैक्टर बोलो या प्रोटीन बोलो, एक ही बात होती है बेटा, है ना।